19वीं शताब्दी के यूरोप में यहूदियों पर भारी जुल्म हुए। वे कभी रूस में मारे गए तो कभी जर्मनी में हिटलर की त्रासदियां झेली। बाकी बड़े धर्मों की तरह यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं था। वे पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, अल्पसंख्यक थे। इसलिए यहूदी चाहते थे कि पूरी दुनिया में बिखरे पड़े यहूदी अल्पसंख्यकों के लिए अपना एक अलग घर हो, एक होमलैंड हो, एक जहां देश हो जहां वे सुरक्षित रहकर जीवन जी सकें। इसी बीच दुनिया की बड़ी ताकतों में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश तो दूसरी तरफ जर्मनी और तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य जैसी शक्तियां। ऑटोमन साम्राज्य के तहत ही उस वक्त फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के देश आते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यहूदी नेताओं से कहा कि अगर वे ब्रिटेन का साथ देंगे तो ब्रिटेन उन्हें एक अलग यहूदी देश स्थापित करने में मदद करेगा। एक अलग देश की चाह में यहूदी नेताओं ने ब्रिटेन का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन विजयी होता है और फिलिस्तीन क्षेत्र ब्रिटेन के हाथ आ जाता है। अब यहूदियों को दिए अपने वचन को निभाते हुए ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी जनता पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। धीरे धीरे ब्रिटेन की मदद से प्रवासी यहूदियों ने फिलिस्तीन की एक बड़ी जमीन कब्जा ली। साल 1948 आते आते ब्रिटेन बाकी देशों की तरह फिलिस्तीन से भी अपना कब्जा छोड़ देता है। अगले ही दिन यानी 14 मई 1948 के दिन यहूदी नेता डेविड बेन गुरियन एक अलग देश इजराइल की घोषणा कर देते हैं। इसे स्थानीय अरब मुस्लिमों और प्रवासी इजरायलियों में युद्ध शुरू हो जाता है जो आज तक जारी है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि फिलिस्तीन के वे मूल निवासी हैं और सदियों से इसी धरती पर रह रहे हैं और इजरायली बाहर से आकर बसे हैं। वहीं यहूदियों का कहना है कि 2000 साल पहले यहाँ कभी यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्हें अपनी ही जमीन से भगा दिया गया। इसलिए उन्हें फिलिस्तीन में अपना एक अलग यहूदी देश बनाने का पूरा हक है। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है प्राचीन इजराइल की कहानी, क्यों यहूदियों को ईसा से 500 साल पहले छोड़ना पड़ा इजराइल, क्यों यहूदी लोग फिलिस्तीन की धरती पर अपना दावा करते हैं, आखिर क्या है फिलिस्तीन का इतिहास, फिलिस्तीन पर मुस्लिम साम्राज्य का राज कब शुरू हुआ, फिलिस्तीन या इजराइल, इस जमीन पर असली हक किसका है, कैसे इजराइल पर पहले यहूदियों फिर ईसाइयों फिर बाद में मुस्लिमों ने शासन किया, कैसे 2000 साल बाद बना नया देश इजराइल। इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इजराइल और फिलिस्तीन मामले की तह में जाने से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के मैप को समझना बेहद जरूरी है। ये आज का इजराइल देश है और इजराइल का क्षेत्रफल भारत के मिजोरम या मेघालय राज्य जितना भर है। इजराइल के उत्तर में लेबनान देश है और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन देश है और साउथ वेस्ट में मिस्र यानी इजिप्ट है। वहीं पश्चिम में मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है। यहाँ इजराइल क्षेत्र की ही 3 और जगहों की लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। एक है इजराइल के साउथ वेस्ट में स्थित गाजा पट्टी, यहाँ हमास नाम के संगठन का शासन है। दूसरा इजराइल के नॉर्थ वेस्ट में स्थित वेस्ट बैंक, और ये वैसे गाजा की तरह फिलिस्तीन में आती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे इजराइल ने ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तीसरा है जेरूसलम शहर। अब इस मैप को थोड़ा और बड़ा करके देखने पर आप पाएंगे कि इजराइल के उत्तर पूर्व क्षेत्र में यूरोप है, यानी तुर्की है, ग्रीस है, इटली है और फ्रांस जैसे देश हैं, उनसे नजदीकी है। एकदम ऊपर उत्तर में तुर्की है, वहीं पूर्व में सीरिया, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश है और दक्षिण में मिस्र है। इजराइल के दूर के इन पड़ोसियों के बारे में बताने के पीछे मंतव्य ये है कि जब यूरोप में या अरब देशों में या तुर्की में या मिस्र में कभी बड़े साम्राज्य का जन्म होता तो इसका प्रभाव इजराइल पर जरूर पड़ता। ये आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना मैप वर्क बहुत है। इजराइल के इतिहास की कहानी शुरू होती है अब। ईसा के जन्म से 3000 साल पहले पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में मानव सभ्यताएं जन्म ले रही थी। पहली बार आदमी शहर बसाकर रहने की कोशिश कर रहा था। इतिहास में ईसा से 3000 साल पहले का समय कांस्य युग के नाम से दर्ज है, जिसे अंग्रेजी में ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। जिस जमीन पर आज फिलिस्तीन या इजराइल है, उस पूरे क्षेत्र को कैनन क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ इस दौर में भारत में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हो रहा था। उसी दौर में कैनन में, या कहें कि प्राचीन इजराइल क्षेत्र में कैनन सभ्यता का जन्म हो रहा था। इस कैनन सभ्यता के निवासियों को कैननाइट्स कहा जाता था। कांस्य युग के खत्म होते होते लोह युग की शुरुआत होती है, यानी अंग्रेजी में आयरन एज की शुरुआत कैनन क्षेत्र में होती है। कैनन क्षेत्र पर मिस्र की सभ्यता का राज आयरन एज तक आ जाता है।
इस बीच कैनन क्षेत्र में रह रहे ऐसे कैनानाइट्स लोग जो सेमेटिक लैंग्वेज बोला करते थे, उनके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल होने लगा। इस शब्द का नाम था इजराइल। इजराइल शब्द का लिखित में पहला उल्लेख ईसा से 1200 साल पहले के मरनेप्टा स्टील में पाया जाता है। दरअसल मरनेप्टा 1200 ईसा पूर्व साल पहले मिस्र का राजा हुआ करता था। उसी के मरनेप्टा स्टील शिलालेख में इजराइल का जिक्र मिलता है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि इजराइल बर्बाद हो गया है, उसका बीज अब नहीं रहा। माना यह भी जाता है कि यहूदियों के पूर्वज मिस्र के राजाओं के गुलाम हुआ करते थे, जो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र से आकर कैनन क्षेत्र में बस गए। धीरे धीरे सेमेटिक भाषा बोलने वाले इन इजरायली लोगों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने लगता है और वे अपने आसपास के छोटे मोटे क्षेत्रों पर प्रभावी होने लगते हैं। इस तरह 900 से 850 ईसा पूर्व आते आते कैनन क्षेत्र के उत्तर में किंगडम ऑफ इजराइल और दक्षिण में किंगडम ऑफ जूडा का जन्म होता है। यहाँ किंगडम ऑफ इजराइल की राजधानी सामरिया थी, तो वहीं किंगडम ऑफ जूडा की राजधानी जेरूसलम थी। किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडा, इन दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल भी कहा जाता है। लेकिन अब आगे की कहानी को जानने से पहले आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपके बस मोटा माटी 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारे लिए समझिए यही आपका एक छोटा सा पेमेंट है, यही एकमात्र आपका सपोर्ट है। अब आगे की कहानी। ईसा से 900 वर्ष पूर्व, जिस वक्त प्राचीन इजराइल के उत्तर में इजराइल किंगडम और दक्षिण में किंगडम ऑफ जूडा पनप रही थी, लगभग उसी वक्त इजराइल के दक्षिणी भाग में समुद्र किनारे फिलिस्तीनी नाम के लोग भी स्थापित हो रहे थे। दरअसल फिलिस्तीनी भी वे प्राचीन लोग थे जो कैनन क्षेत्र के दक्षिण भाग में रह रहे थे। मूलतः फिलिस्तीनी पास के ही ग्रीस देश की एजियन सभ्यता के रहने वाले लोग थे, जहां से वे ईसा से 1200 साल पहले कैनन क्षेत्र में आकर बसे। इजराइल की तरह ही फिलिस्तीनी शब्द का पहला जिक्र भी ईसा से 12वीं शताब्दी पहले के मिस्र देश के राजा के एक शिलालेख में पैलेसेट नाम से मिलता है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी लोग और पड़ोसी जमीन के रूप। इस तरह इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों ही ईसा की 12वीं शताब्दी के वक्त कैनन क्षेत्र में स्थापित हो रहे थे। दोनों की प्राचीनता लगभग बराबर होती है। इस वक्त कोई भी खास धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। उस वक्त यहूदी धर्म भी अपनी गर्भावस्था में था, या कहें कि बचपन में था। इस वक्त लोग अलग अलग आस्थाएं मानते थे। कोई अपने पूर्वजों की पूजा करता था, तो कोई देवताओं के समूहों की पूजा करता था, कोई एक ही देवता की पूजा कर रहा था। आधुनिक धर्मों की तरह धर्म का उस वक्त कोई फिक्स प्रारूप नहीं था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहूदियों का जूज नाम किंगडम ऑफ जूडा के जूडा शब्द से ही आया है। हिंदी में जूडा को यहूदा बोलते हैं और जूज को यहूदी। लेकिन इसी बीच साल 722 ईसा पूर्व आते आते किंगडम ऑफ इजराइल पर नियो असीरियंस ने कब्जा कर लिया और इजराइल को तहस नहस कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये नियो असीरियंस कौन थे। दरअसल नियो असीरियंस नजदीक के देश इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़े हुए राजा थे, जिन्होंने इराक से ही एक बड़े साम्राज्य पर राज किया। उसी नियो असीरियंस साम्राज्य का अब प्राचीन इजराइल, या कहें कि फिलिस्तीन, अब उसका हिस्सा बन चुका था। न्यू असीरियंस ने भी इस क्षेत्र को पलासातु और फिलिस्तुम नाम से इसे संबोधित किया, यानी फिलिस्तीन नाम से। किंगडम ऑफ इजराइल पर नियो असीरियंस के कब्जे के बाद भी किंगडम ऑफ जूडा अभी भी बचा हुआ था। लेकिन प्राचीन इजराइल पर असीरियंस की जीत ज़्यादा दिन नहीं रहती। असीरियंस साम्राज्य के यानी उसके क्षेत्र के भीतर ही न्यू बेबीलोनियन राजाओं का उदय होने लगा। अंततः बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर न्यू बेबीलोनियन लोगों ने नियो असीरियंस राजाओं को हरा दिया। इस तरह न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य ने 586 ईसा पूर्व में किंगडम ऑफ जूडा को भी तबाह कर दिया। अब किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इजराइल दोनों ही तबाह हो चुके थे। इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले इजरायली लोगों के धर्म का प्रारूप यहूदी धर्म के रूप में विकसित हो रहा था। लेकिन न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य की एंट्री के बाद यहूदियों को, जो कि इजरायली ही थे, उन्हें अपने वतन से निर्वासित होना पड़ता है, यानी उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर यहूदियों पर अपनी आंखें नरम की। जल्द ही इराक से राज करने वाले न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य का झंडा भी डूबने लगता है। उसके समानांतर ही ईरान में एक बड़ा साम्राज्य जन्म ले रहा था, जिसका नाम था अचमेनिद साम्राज्य। अचमेनिद साम्राज्य को फारसी साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है।
साल 539 ईसा पूर्व के करीब अचमेनिद साम्राज्य के राजा साइरस द ग्रेट ने न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य को बुरी तरह हरा दिया। इस तरह प्राचीन इजराइल वाला क्षेत्र जिसमें जूडा, फिलिस्तीन, इजराइल तीनों आते थे, वे सब अब ईरान के फारसी साम्राज्य के अंदर आ गए। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होती है, वो ये कि नए फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने बेबीलोनियन साम्राज्य की राजधानी में कैद जूडा वासियों को वापस जेरूसलम बसने का आदेश दे दिया। इस घटना का हिब्रू बाइबल में भी जिक्र है। यही कारण है कि साइरस द ग्रेट को यहूदियों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ईरान के फारसी राजा, खासकर साइरस द ग्रेट, एक सहिष्णु राजा थे जिन्होंने अलग अलग आस्थाओं और मान्यताओं वालों को मिलजुल कर रहने दिया। फिलिस्तीनी समेत प्राचीन इजराइल का क्षेत्र इस बड़े से फारसी साम्राज्य का एक स्टेट बन गया, यानी एक प्रदेश बन गया। यहाँ एक और चीज महत्वपूर्ण होती है, 5वीं शताब्दी में पहली बार प्रॉपर फिलिस्तीनी शब्द का इस्तेमाल मिलता है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने फिलिस्तीन शब्द का जिक्र सीरिया के एक जिले के रूप में किया। सीरिया के जिले के रूप में इसलिए किया क्योंकि वो फारस के एक बड़े प्रदेश का एक हिस्सा था। दरअसल प्राचीन इतिहास में इजराइल या जुड़ेहा या जूडा क्षेत्र या फिलिस्तीन शब्द का अर्थ कई बार उसी क्षेत्र के लिए होता था जिस क्षेत्र में वे केंद्रित होते थे, तो कई बार पूरे इलाके के लिए ही इन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता था, यानी इनके खुद के इलाके के आसपास के इलाकों को भी इनके ही नाम से पुकार लिया जाता था। कभी इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन कह दिया जाता, तो कभी जुड़ेहा, कभी इजराइल कह दिया जाता, इसलिए बार बार कंफ्यूज ना हो। मोटे तौर पर ये पूर्व कैनन क्षेत्र है जिसमें ये तीनों आते हैं। जैसे समझिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। खैर, न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य के दौरान जेरूसलम से भगाए गए यहूदी फारसी राजा साइरस द ग्रेट की मेहरबानी से एक बार फिर वापस जेरूसलम लौटते हैं और फारसी राजाओं के सानिध्य में एक लिमिटेड फ्रीडम के साथ रहने लगते हैं। आगे कुछ शताब्दी तक इस पूरे रीजन पर फारसी साम्राज्य ऐसे ही राज करता है, यानी अचमेनिद साम्राज्य उस पर राज करता रहता है। लेकिन इसी बीच फारसी साम्राज्य के समानांतर ही ग्रीस के मैसेडोनिया में दुनिया के एक सबसे शक्तिशाली राजा का उदय हो रहा था। मैसेडोनिया किंगडम के इस महान राजा का नाम था ग्रेट सिकंदर। 332 ईसा पूर्व आते आते सिकंदर ने अचमेनिद साम्राज्य यानी फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह प्राचीन इजराइल वाला क्षेत्र भी ग्रेट सिकंदर के साम्राज्य के भीतर ही आ गया। हालांकि इससे यहूदियों की सामाजिक स्थिति पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, वे अभी भी धार्मिक तौर पर स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। धीरे धीरे सिकंदर दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीतते हुए चला जाता है, लेकिन 332 ईस्वी में ही उसकी असमय मौत हो जाती है। सिकंदर के सेनापतियों ने सिकंदर के महान साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इन उत्तराधिकारियों से अलग अलग वंश निकलते हैं। इन वंशों में भी आपस में लड़ाइयां होती थीं। इसी तरह के दो साम्राज्य थे, टॉलेमिक साम्राज्य और सेल्यूसिड साम्राज्य। सिकंदर के इन दोनों उत्तराधिकारी वंशों में इजराइल क्षेत्र को लेकर लड़ाइयां होती रहती थीं। कभी टॉलेमिक साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता, तो कभी इजराइल पर सेल्यूसिड साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता। सिकंदर के बाद के इन कमांडर्स ने ग्रीस की यूनानी संस्कृति को यहूदियों पर लादने की कोशिश की। इस कारण यहूदियों ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूसिड राजाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। साल 167 ईसा पूर्व में शुरू हुए इस विद्रोह को मैकावीन विद्रोह के नाम से भी जाना गया। बाहरी शासन के विरुद्ध लड़ाई में यहूदियों को सालों लगे, लेकिन करीब 33 साल बाद अंततः यहूदी सिकंदर के उत्तराधिकारी राजाओं यानी सेल्यूसिड वंश के राजाओं के राज से मुक्त हुए और इस तरह जुड़ेहा में एक स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना होती है जो अगले 100 वर्ष तक चलता है। यहूदियों के स्वतंत्र शासन को हसमोनियन वंश के लोगों ने स्थापित किया, इसलिए इस समय को इजराइल के प्राचीन इतिहास में हसमोनियन काल भी कहा जाता है, जिसमें यहूदियों ने अपना राज खुद किया, जो 140 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 37 तक चलता है। इस बीच बगल के क्षेत्र इटली में रोमन साम्राज्य जन्म ले चुका था, जो काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। इटली के रोमन साम्राज्य ने शुरुआत में इजराइल क्षेत्र को एक ग्राहक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन 6 ईस्वी आते आते प्राचीन इजराइल क्षेत्र को पूरी तरह रोमन साम्राज्य में मिला लिया। रोमन साम्राज्य द्वारा इस क्षेत्र को सीधे अपने हाथ में लेने के बाद इस क्षेत्र में कुछ और जगहों को मिलाकर इसे एक अलग रोमन प्रांत बना दिया गया और नाम रखा गया जुड़ेहा, या कहें कि यहूदिया, जो किंगडम ऑफ जूडा से ही लिया गया था। इस तरह यहूदियों का आखिरी स्वतंत्र शासन भी खत्म हो गया और प्राचीन इजराइल पर रोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच यहूदी चुप बैठे रहे। रोमन साम्राज्य से आजादी के लिए यहूदियों ने 66 ईस्वी से लेकर 135 ईस्वी तक कई युद्ध लड़े, लेकिन
कहाँ रोमन साम्राज्य और कहाँ मुट्ठी भर बिखरे पड़े यहूदी। यहूदियों और रोमनों में हुए युद्धों का यहूदियों पर भारी बुरा प्रभाव पड़ा। वे यहूदी जो प्राचीन इजराइल क्षेत्र में एक बड़ी आबादी हुआ करते थे, वे वहां पर अब पीड़ित बनकर रहने लगे। रोमन साम्राज्य के दौरान जेरूसलम जैसे शहर को उजाड़ दिया गया। यहूदियों को अन्य देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी। हजारों यहूदी मारे गए, हजारों गुलाम बनाकर बेच दिए गए। 132 और 136 ईस्वी के बीच हुए बार कोखवा विद्रोह के बाद रोमन साम्राज्य ने सभी यहूदियों को जेरूसलम शहर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि जेरूसलम ही वो जगह थी जहां से यहूदी बार बार रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। यहाँ से बिछड़े यहूदी अलग अलग देशों में जाकर बसे और हमेशा के लिए अल्पसंख्यक बनकर रह गए। इसी दौरान रोमन राजाओं ने रोमन प्रदेश जुडेहा का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना कर दिया। कई इतिहासकारों द्वारा ऐसा भी माना जाता है कि यहूदियों के बार कोखवा विद्रोह के बाद इस क्षेत्र से यहूदियों की आइडेंटिटी यानी उनकी पहचान को मिटाने के लिए रोमनों ने जुडेहा का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस मत से सहमति नहीं जताते। उनका मानना है कि चूंकि रोमनों का जुडेहा प्रांत जुडेहा से बड़ा हो चुका था, इसलिए जुडेहा की जगह नया नाम सीरिया पैलेस्टीना रखा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रोमन साम्राज्य के दौरान इतिहास की एक बड़ी घटना घटी। वो घटना थी ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस का जन्म, जिसके बाद ईसाई धर्म भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, जिसका झंडा उठाने वाले लोग यहूदियों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आएंगे। इधर रोमन साम्राज्य अपना पीक देख चुका था। समय के साथ साथ रोमन साम्राज्य में भी विघटन होने लगता है। तीसरी शताब्दी के अंत होते होते रोमन साम्राज्य टूट जाता है। फाइनली साल 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य वेस्टर्न एम्पायर और ईस्टर्न एम्पायर में बढ़ जाता है। इजराइल वाला क्षेत्र ईस्टर्न एम्पायर यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर के हिस्से आता है, जिसे बीजांटिन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। बीजांटिन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में अपना लिया। इस तरह जेरूसलम भी एक ईसाई शहर बन गया, जो कभी यहूदी धर्म का केंद्र हुआ करता था। अधिकतर नॉन यहूदी लोगों ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। इसी वक्त इजराइल में कई बड़ी चर्चें बनाई गईं। बीजांटिन काल में प्राचीन इजराइल में यहूदियों की संख्या में भारी गिरावट आई। यहूदियों पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे वे अब नए पूजा स्थल नहीं बना सकते थे, कोई सरकारी पदवी नहीं ले सकते थे, किसी ईसाई को गुलाम नहीं बना सकते थे, उसके मालिक नहीं बन सकते थे। इसी दौरान रोमन बीजांटिन साम्राज्य ने सीरिया पैलेस्टीना प्रांत को एक बार फिर ऑर्गेनाइज किया और इसे 3 छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। पैलेस्तीना प्राइमा, पैलेस्तीना सेकुंडा और पैलेस्तीना सैलुटेरिस। आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन नाम से जाना जाने लगता है। इधर 5वीं 6वीं शताब्दी आते आते इजराइल के रहने वाले इजरायली सैमेरिटन्स ने बीजांटिन साम्राज्य के खिलाफ कई बड़े विद्रोह किए। सैमेरिटन्स यहूदियों के जैसा ही एक धर्म है, दोनों ही की जड़ें एक ही हैं, दोनों प्राचीन इजराइल से निकले। सैमेरिटन्स के विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि ईसाई धर्म मानने वाले बीजांटिन शासन ने उनका भारी दमन किया। सैमेरिटन्स को भारी नुकसान हुआ, साथ ही प्राचीन इजराइल क्षेत्र पर ईसाइयों का दबदबा और अधिक बढ़ता चला गया। 7वीं शताब्दी आते आते ईरान के सासेनियन साम्राज्य और रोमन एम्पायर में भिड़ंत होती है। इजराइल पर रोमन साम्राज्य के बीजांटिन का शासन था। माना जाता है कि इस युद्ध की स्थिति में यहूदियों ने ईरानी सासेनियन साम्राज्य की मदद की, ईरान के सासेनियन साम्राज्य ने यहूदियों की मदद की। इस तरह यहूदियों ने रोमन बीजांटिन साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। ये वो आखिरी बड़ा प्रयास माना जाता है जो यहूदियों ने अपने वतन को आजाद कराने के लिए किया। शुरुआत में यहूदियों और ईरान के सासेनियन साम्राज्य को विजय भी मिलती है, क्योंकि उस वक्त रोमन बीजांटिन साम्राज्य कमजोर था। ईरान के सासेनियन साम्राज्य और यहूदियों ने जेरूसलम पर दोबारा विजय भी प्राप्त की, लेकिन इसके बाद मैदान में एंट्री होती है रोमन राजा हरक्यूलिस की। रोमन राजा हरक्यूलिस ने आर्मी इकट्ठी की और ईरान के सासेनियन साम्राज्य को साल 627 ईस्वी में हुए युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ नीनवे यानी नीनवे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जेरूसलम पर दोबारा रोमन राजाओं की वापसी के बाद यानी बीजांटिन साम्राज्य की वापसी के बाद यहूदियों का बड़ा नरसंहार हुआ। हजारों यहूदियों को फिलिस्तीन से भागकर मिस्र में शरण लेनी पड़ी। जो कुछ यहूदी फिलिस्तीन में बचे वे या तो रेगिस्तान में बिखरे या उन्होंने पहाड़ियों पर शरण ली। लेकिन रोमन राजाओं की ये जीत और अधिक लंबी न चल सकी, क्योंकि इस क्षेत्र में अब बीजांटिन रोमन साम्राज्य के झंडे से भी बड़े झंडे वाला एक बड़ा साम्राज्य आ चुका था, जिसका नाम था इस्लाम।
छठवीं और 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में इस्लाम एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम का झंडा बुलंद हो चुका था, जो सीरिया पर विजय प्राप्त करते हुए फिलिस्तीन के दरवाजे पर पहुंच चुका था। साल 636 और 38 आते आते फिलिस्तीन पर इस्लामी साम्राज्य का नियंत्रण आ गया और बीजांटिन शासन यानी रोमन शासन खत्म हो गया। रोमन ईसाइयों के तमाम अत्याचारों के बावजूद यहूदी और सैमेरिटन्स की फिलिस्तीन क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी थी। लेकिन अरब के इस्लामी साम्राज्य की जीत के बाद धीरे धीरे फिलिस्तीन में अरब पॉपुलेशन मेजोरिटी में आ जाती है। फिलिस्तीन इस्लामी कल्चर के रंग में रंग गया। बहुत से अरब लोग अरबी से आकर प्राचीन इजराइल क्षेत्र में भी आकर बसने लगे। बहुत से स्थानीय ईसाइयों और बचे कुछ यहूदियों ने भी धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह ये पूरा प्राचीन इजरायली क्षेत्र इस्लाम बाहुल्य हो जाता है। सालों तक इस्लाम से जुड़े साम्राज्यों ने जेरूसलम पर राज किया, अल-अक्सा जैसी विशाल मस्जिदें बनाई। इस तरह इन तीनों ही धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए जेरूसलम न केवल धार्मिक आस्था का सवाल था बल्कि नाक का सवाल भी बन चुका था। लेकिन वो जेरूसलम अब इस्लामिक राज्य के अंदर आता था, जो ईसाई जगत के बड़े साम्राज्य के लिए शर्म की बात थी। इसी पृष्ठभूमि में साल 1095 आते आते एक बार फिर जेरूसलम की धरती पर युद्ध छिड़ गए, जिन्हें धर्म युद्ध या क्रूसेड वॉर के नाम से भी जाना गया। दरअसल उस वक्त फ्रांस के एक पोप अर्बन द्वितीय ने वेस्टर्न यूरोप के ईसाइयों से अपील की कि कैसे भी करके जेरूसलम से इस्लाम का कब्जा हटाया जाए। इस अपील के पीछे कारण दिया गया कि जेरूसलम पर इस्लामी शासन के अंदर ईसाइयों पर अत्याचार और भेदभाव हो रहा है। हालांकि कहानी इतनी सीधी नहीं थी। दरअसल उन दिनों तुर्की मुस्लिमों की सेल्जुक जनजाति के साम्राज्य का उदय हो रहा था। सेल्जुक मुस्लिमों ने एशिया माइनर क्षेत्र में ईसाइयों की बीजांटिन सेनाओं को हरा दिया था। सेल्जुक मुस्लिमों ने साल 1087 आते आते जेरूसलम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी वक्त बीजांटिन सम्राट एलेक्सियोस ने सोचा कि यही वो मौका है जब सेल्जुक मुस्लिमों के खिलाफ वेस्टर्न आर्मीज यानी यूरोप के ईसाई जगत की आर्मी को अपने सपोर्ट में लिया जा सकता है। इसलिए पोप अर्बन द्वितीय के माध्यम से जेरूसलम में धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया जाता है, ताकि जेरूसलम से इस्लामी शासन को हटाया जा सके और वहां ईसाइयों का शासन लाया जा सके। अपील की गई कि अगर यूरोप के लोग ईसाई धर्म को बचाने की इस लड़ाई में शामिल होंगे तो उनके पुराने पाप धुल जाएंगे। बहुत सी कहानियां गढ़ी गईं कि किस तरह जेरूसलम में ईसाइयों की पवित्र चर्चों को अपवित्र किया जा रहा है और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। पोप द्वारा धर्म युद्ध के ऐलान की अपील के कारण हजारों यूरोपीय योद्धा क्रूसेड सेना में शामिल हो जाते हैं और जेरूसलम के लिए कूच कर गए। इस पहले धर्म युद्ध में क्रूसेड आर्मी यानी ईसाइयों की विजय हुई और कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक बार फिर जेरूसलम ईसाइयों के नियंत्रण में आ गया। जुलाई 1099 में ईसाइयों की ये ब्रिगेड जेरूसलम शहर में घुस जाती है। इस पहले धर्म युद्ध में हजारों मुस्लिमों का नरसंहार कर दिया गया। हालांकि ईसाइयों का ये शासन ज्यादा दिन नहीं चलता। साल 1187 आते आते मिस्र और सीरिया के मुस्लिम सुल्तान सलादीन ने क्रूसेड सेनाओं को हराकर एक बार फिर जेरूसलम पर इस्लाम की फतह कर दी। आगे चलकर साल 1258 से लेकर 1291 के बीच मिस्र के ऊपर मामलुक लोगों का नियंत्रण आ गया। मामलुक मिस्र के योद्धा गुलाम थे, यानी ऐसे गुलाम जिनका उपयोग युद्ध में लड़ने के लिए किया जाता था। इन्हीं मामलुकों ने आगे चलकर मिस्र की किंगडम अपने हाथ में ले ली और इसी कारण फिलिस्तीन भी मामलुक राजाओं के शासन के नीचे आ गया। मामलुकों का ये शासन मिस्र और सीरिया पर साल 1250 से लेकर 1517 तक चलता है। लेकिन साल 1516-17 में मामलुकों को तुर्की के ओटोमन साम्राज्य से हरा दिया जाता है। इस तरह फिलिस्तीन यानी प्राचीन इजराइल ओटोमन साम्राज्य के अंदर आ जाता है, जो अगले 400 वर्षों तक चलता है। ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य ही था, जो तुर्की के इस्तांबुल शहर से चलाया जा रहा था। लेकिन ओटोमन साम्राज्य के समानांतर ही अब यूरोप में कई बड़ी महाशक्तियां जन्म ले रही थीं, जो विज्ञान और तकनीकी के मामले में ओटोमन साम्राज्य से आगे थी। साल 1516-17 से लेकर साल 1917 तक इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्र पर ओटोमन साम्राज्य का शासन रहता है। इसके बाद इजराइल पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन आ जाता है, जहां से एक स्वतंत्र यहूदी देश यानी आधुनिक इजराइल की स्थापना का दरवाजा खुलता है। ऐसा नहीं है कि इस बीच यहूदियों ने अपनी वतन वापसी की कोशिश नहीं की। सच तो यह है कि रोमन साम्राज्य के बाद से लेकर 19वीं शताब्दी तक यहूदी अलग अलग राजाओं के वक्त जेरूसलम लौटे
वे रोमन राजाओं के शासन में भी प्राचीन इजराइल लौटे, वे ऑटोमन साम्राज्य में भी लौटे, लेकिन अक्सर राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती कि यहूदियों को अपना क्षेत्र बार बार छोड़ना पड़ता। हालांकि इन घटनाओं को विस्तार से बताया जा सकता है कि यहूदियों ने अपने वतन वापसी के लिए कब कब कोशिशें की, लेकिन समय की कटौती के लिए हम सीधे 19वीं शताब्दी पर आते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी आते आते अलग देशों में अलग अलग तरह का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था। जैसे अमेरिका की आजादी के लिए अमेरिकी राष्ट्रवाद, फ्रांस की आजादी के लिए फ्रेंच नेशनलिज्म जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया, और उसी तरह यहूदियों में भी अपने एक स्वतंत्र देश के सपने की आकांक्षाएं जागने लगती हैं। यहूदियों के इसी राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में जियोनिज्म कहा जाता है। दरअसल सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप देशों में यहूदी विरोधी यानी एंटी सेमिटिज्म के कारण यहूदियों को बड़े उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए यहूदियों ने इस बात पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि उनके लिए एक अलग देश होना चाहिए जहां कभी उनके पूर्वज रहा करते थे। जियोनिज्म मूवमेंट से जुड़े लोगों ने फिलिस्तीन में अपना एक अलग होमलैंड यानी एक अलग अपना देश बनाने को लेकर अपना लक्ष्य बनाकर इसे प्रचारित करना शुरू कर दिया। जिस फिलिस्तीन को 1516 से लेकर 17 ईस्वी से ही तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के द्वारा शासित किया जा रहा था, यानी मुस्लिम शासन द्वारा शासित किया जा रहा था। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यहूदियों का वतन वापसी का सपना कोई नया आइडिया नहीं था, बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म से जुड़ी किताबों में इसका जिक्र ही नहीं है, बल्कि धार्मिक महत्व भी है। हिब्रू बाइबल में तो बाकायदा प्रोफेट मूसा ने इजरायलियों के लिए घोषणा की थी कि वे वापस इजराइल जरूर लौटेंगे। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ में हिब्रू बाइबल में लिखा है, जहां जहां भगवान ने तुम्हें बिखेरा है उन सब जगहों से भगवान तुम्हें वापस इकट्ठा करेगा। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वापस उस देश में पहुंचाएगा जो तुम्हारे पुरखों के अधिकार में था। परमात्मा तुम्हें तुम्हारे पुरखों से भी अधिक समृद्ध और गिनती में बढ़ाएगा। हिब्रू बाइबल में लिखी ये बातें यहूदियों के लिए एक धार्मिक काम की तरह थी। जेरूसलम वापस लौटना मतलब धार्मिक दृष्टि से मुक्ति थी। इसे हिब्रू भाषा में किबुज गैलियोट भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो यहूदी प्रवासियों का एकत्रीकरण, इकट्ठा होना और जेरूसलम में दोबारा वापस जाना। हिब्रू बाइबल में इसका भी जिक्र है कि न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य ने यहूदियों को इजराइल से भगा दिया था, लेकिन 539 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य यानी अचमेनिद साम्राज्य ने न्यू बेबीलोनियन साम्राज्य को हरा दिया था। इसके बाद फारसी साम्राज्य के राजा साइरस महान ने यहूदियों को वापस इजराइल में बसने का आदेश दे दिया था। इस घटना को सिवत जियोन या रिटर्न टू जियोन भी कहते हैं। जब साल 1799 में ओटोमन साम्राज्य के समय फ्रांस के नेपोलियन ने इजराइल की घेराबंदी की, तब नेपोलियन ने भी यहूदियों को इजराइल वापस आने की घोषणा की थी। नेपोलियन ने एशिया और अफ्रीका में बसे सभी यहूदियों को उसके झंडे के नीचे प्राचीन जेरूसलम में अपना राज स्थापित करने के लिए इनवाइट किया गया था, यानी आमंत्रित किया गया था। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने भी साल 1917 में इस तरह की घोषणा की थी कि वे नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल को सपोर्ट करते हैं, यानी वे फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए अपना एक अलग होमलैंड बनाने में मदद करेंगे। ब्रिटिश सरकार की इस घोषणा को बालफूर घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर इसी घोषणा ने इजराइल बनने का रास्ता तय किया। इसलिए शुरू में ही कहा कि यहूदी अपने वतन लौटेंगे। ये यहूदियों की सिर्फ 19वीं शताब्दी की इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में भी इसकी भविष्यवाणी की गई थी। ये सदियों पुरानी ऐसी इच्छा थी जो यहूदियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। यही कारण है कि जब 19वीं शताब्दी के यूरोपीय देशों में यहूदी विरोधी राजनीति चल रही थी, तो यहूदियों का जब चौतरफा उत्पीड़न हो रहा था, तब साल 1897 में यहूदियों ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा गया द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लक्ष्य था यहूदियों के लिए एक अपना एक अलग देश यानी एक अलग होमलैंड होना। ये संस्था ही आगे जाकर इजराइल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1948 में इजराइल नाम के देश का एक बार फिर जन्म होता है। हालांकि ये कहानी इतनी सरल नहीं है। पूरे 3000 साल के इतिहास पर नजर मारें तो स्वाभाविक तौर पर यहूदियों को लेकर एक सहानुभूति पैदा होती है, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि फिलिस्तीन के लोग भी फिलिस्तीनी जमीन के मूल निवासी हैं और सदियों से वहां रहते आ रहे थे। लेकिन इजराइल बनने की प्रक्रिया में फिलिस्तीनियों के घर छीन लिए गए, उनकी जमीनें छीन ली गईं, उन्हें भी यहूदियों की तरह ही अपने देश से निर्वासित होना पड़ा। लेकिन इतिहास की अवेयरनेस न होने के कारण बहुत से लोगों द्वारा फिलिस्तीनियों को ऐसे देखा जाता है कि जैसे वे बाहर से आकर कहीं बसे हैं, जैसे उन्होंने ही यहूदियों की जमीनें कब्जाई थीं,
जबकि इतिहास ऐसा नहीं कहता। इतिहास फिलिस्तीनियों के मूल निवासी होने की गवाही देता है। पिछले 70 साल से फिलिस्तीन के लोग उसी उत्पीड़न से गुजर रहे हैं जिससे कभी यहूदी गुजरा करते थे। लेकिन इजराइल बनने की पूरी प्रक्रिया की कहानी अगले एपिसोड में। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कि कैसे द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के यहूदियों की लामबंदी की, कैसे ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए फिलिस्तीन का इस्तेमाल किया और कैसे अंत में फिलिस्तीन के आम नागरिकों के साथ वही जुल्म दोहराया गया जो कभी यहूदियों पर हुआ करता था। तमाम सवालों के जवाब अगले एपिसोड में। ये फिलिस्तीन इजराइल विवाद सीरीज का पहला एपिसोड था। ये एपिसोड यहीं तक। एक महत्वपूर्ण सूचना या कहें कि आपसे एक महत्वपूर्ण अपील। आप जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, साथ में कमेंट करते हैं, तो इससे हमारे वीडियो को रीच मिलती है, हमारे चैनल को भी रीच मिलती है, चैनल की ग्रोथ होती है। अगर आपको हमारी वीडियो में जरा भी मेहनत नज़र आई हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।